आखिरी सवाल, क्योंकि आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया। अब थोड़ा-सा पहला इंटरव्यू था तो आपकी जर्नी का भी हमने थोड़ा-सा बीच में ज़िक्र कर लिया। बहुत सारे मुलाज़िमीन ये कह रहे हैं कि अगर 2010 के बाद, क्योंकि आप खुद भी मुलाज़िम रह चुके हैं, 2010 के बाद आपने देखा होगा अपने कोलीग्स को, उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई है। एमएलएज़ को पेंशन बंद होनी चाहिए? Again, I leave it to government. Let the government take the decision. जो भी गवर्नमेंट के हद अख्तियार में होगा, let them decide. एमएलए गुलमर्ग और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता फारूक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे, और फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, बात करेंगे। शाह साहब, आपका पहला यहाँ पे असेंबली जो आपने ज्वाइन किया है एमएलए बनने के बाद, और क्या कुछ डिफरेंट रहा? मतलब आप आईएएस ऑफिसर रहे, उसके बाद एकदम से पॉलिटिक्स में आना, और असेंबली का जो माहौल, या शुरुआत कश्मीर में देखा किस तरह से एमएलएज को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, शोर-ओ-गुल, क्या डिफरेंट है इन दोनों चीज़ों में? देखिए, एक बात है, अगर वाकई तौर पर किसी को खदमत खल्क का जज्बा है तो पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट फील्ड। इसीलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, वीआरएस लिया था 2.5 साल पहले। आई वॉज वर्किंग एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, इसीलिए कि खदमत खल्क का जज्बा था, लोगों के लिए कुछ काम करें। ब्यूरोक्रेसी में यू हैव लॉट ऑफ लिमिटेशंस, लेकिन एज पॉलिटिशियन वी कैन डू ए लॉट। जैसा वही जज्बा था, और मैंने पहले ही अपने जब गवर्नर साहब की जब के तकरीर पर जो है ऑनरेबल मेंबर्स को बोलना था, मैंने अपनी तकरीर में ये कहा कि देखिए, लोगों ने हमें भेजा है इस ऐवान में लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। हमें इस ऐवान का तकद्दुस रखना चाहिए। इस ऐवान में जो भी टाइम है हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए, और लोगों के मसाइल सरकार तक पहुंचाने चाहिए, और उसका हल भी ढूंढना है। वही हमारी कोशिश। और मैं ये समझता हूँ, इस ऐवान में अब नए कोई 50 फर्स्ट टाइम जो आए हैं एज एमएलएज बन के आए हैं, 50 हैं तकरीबन। और हमेशा यही रहा, एक पॉजिटिव सोच रहा। हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स में उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो लोगों के मसाइल को देखें, मसाइल को हल करने की कोशिश करें। 5 साल के बाद हमें फिर जाना है सियासत के लिए, तब तक वो जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है टू रिजॉल्व देयर इश्यूज, वो बात करनी चाहिए। फारूक साहब, इतनी अच्छी पोस्ट पे आप थे, फिर भी आपने जॉब छोड़ दिया। आप पहले से ही कंफर्म थे कि आपने जीतना है? हमेशा कोशिश, कहते हैं कि लक प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। आप मेहनत करें तो ऊपर वाला उसका अजर देता है। मुझे ये था कि अब लोगों को काफ़ी जो है मामलात मुश्किलात थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ ए वेरी, मैं ये कहूँगा, इट्स नॉट, इट इज़ वर्ल्ड फेमस। गुलमर्ग को सभी जानते हैं, कंट्री में भी और आउटसाइड कंट्री में भी। सो इट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल in the field of tourism, in the field of agro-based products, in the field of horticulture। काफ़ी आदमी कुछ कर सकता है, और मेरा मिशन है कि अगले 5 साल में मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाल्लाह बनाऊंगा। हाँ, वी हैव स्टार्टेड इन दैट डायरेक्शन। हमारे कायद जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उनका भी ये है कि गुलमर्ग में जो पोटेंशियल है एज ए विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, उसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज करें। वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। और सब आईएएस पोस्ट इतना अच्छा, उसके बाद इलेक्शन में खड़े हो जाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों? और भी बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने चुना। देखिए, मैं ये कहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों के लिए काम किया है, आवाम के लिए काम किया है। अगर आप शुरुआत करें शेख साहब से लेके जो उमर साहब, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आउट ऑफ जो है हमारी मुल्क की आज़ादी के बाद सिर्फ 23 साल हुकूमत की है, 23 साल प्लस सम मंथ्स। और इस दौरान आप देखिए, अगर आप नोट करने जाएंगे तो बहुत बड़ा लिस्ट है जो काम हुए हैं, शेख साहब से लेके उमर साहब तक। बीजेपी तो कहती है कि 65 साल हो गए इनको हुकूमत करते, आज फिर हुकूमत में आ गए। 65 साल का हिसाब कीजिए ना, शेख साहब का कितना टाइम था, आपसे अच्छा और कोई नहीं बता फिर सकता। फारूक साहब का कितना टाइम था, उमर साहब को
जो पहले टर्म थी उमर साहब की, टोटल ये होते हैं 23 इयर्स प्लस सम मंथ्स, और 54 इयर्स बाकी ने हुकूमत की। और इस दौरान आप देखिए शेख साहब ने कितने का लैंड टू द टिलर वो अभी भी कहीं पर नहीं है। आप देखिए जो हमारे नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें भी नहीं, लैंड टू द टिलर नहीं हुआ कहीं। काश्तकार को ज़मीन मिली और गरीब को ज़मीन मिली। इसी तरह से काफ़ी ऐसे जो फैसले हैं जो आवाम के जो हक में थे। इसी तरह से शेख साहब ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो अब भी लोगों को बाहर, बहुत कम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, इट इज़ स्टिल ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। और डॉक्टर साहब के टाइम, अगर हम टूरिज़म की मैं बात करूँगा, टूरिज़म में आपके इस वक्त कश्मीर वैली में 2 USPs हैं, दैट्स रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स एंड गुलमर्ग गंडोला। दोनों जो डॉक्टर फारूक साहब के आइडियाज़ हैं, उमर साहब ने काफ़ी काम किए हैं। और अगले 5 साल में हमारा मिशन है कि जो भी हमने वादे किए हैं लोगों से उनको पूरा करें। और सब कुछ लोग और अपोजिशन दोनों ही ये कह रही हैं कि उमर सरकार ने जो बजट पेश किया वो लोगों की आंखों में धूल जो है वो झोंकी है, क्योंकि जब इलेक्शन में खड़े हुए, जब मैनिफेस्टो लाया, तब कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, 12 सिलेंडर आपको महीने साल के जो है वो फ्री देंगे। लेकिन अब AAY कैटेगरी वालों को दी जा रही है, BPL वालों को भूल गए, APL वालों को भूल गए, वोट तो सबने दिए। देखिए, मैंने बहुत मुख्तसर तकरीर की, 3 मिनट्स ऑन बजट, टाइम नहीं था। मैंने ये कहा कि मैं इस बजट को गेम चेंजर कह रहा हूँ। गेम चेंजर इसलिए कह रहा हूँ कि इस बजट में आपके एग्रीकल्चर के लिए, विच इज़ आवर बैकबोन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इसी तरह से जो है एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, वी कैन डू अ लॉट इन दैट रेस्पेक्ट। उसको प्रायोरिटी दी गई है। इसी तरह से टूरिज़्म को प्रायोरिटी दी गई है, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को प्रायोरिटी दी गई है। काफ़ी चीज़ें इस बजट में हैं जो गेम चेंजर साबित होंगे। युवाओं के लिए 300 करोड़ सेवन ईयर मार्केट, उनको स्कीम्स को, उनको जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है करना चाहता है उसको इंसेंटिव मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी। इसी तरह से जो है जहाँ तक हमारा जो है एजुकेशन सेक्टर है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। व्हाई आई से दैट इट इज़ आल्सो ए रिमार्केबल बजट। मैंने ये कहा कि इस बजट में आपके जो हमारे AIY हैं उनको 200 यूनिट्स पर फ्री बिजली मिलेगी, जो 10-10 किलो चावल मिलेंगे पर पर्सन पर मंथ AIY वालों को। इसी तरह से जो है औरतों के लिए फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो हमारे ओल्ड एज पेंशन है उसमें इंक्रीज किया गया। इसको शुरुआत कहा जा सकता है। मैरिज इंसेंटिव है उसको 50,000 75,000 बढ़ाया गया। तो इज ए रिमार्केबल बजट। बाकी आप देखिए, इन्हें फेस्ड मैनर, एक ही वक्त नहीं होता है, बाकी को भी उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में हो जाएगा। इन्हें फेस्ड मैनर, सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंसेस, उसमें जो है जो भी लोगों के फायदे में होगा वो हम जरूर करेंगे। और सब डेली वेजर्स, SPOs, आंगनवाड़ी, आशा या बाकी महकमों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी काफ़ी उम्मीदें थी इस सरकार से। इंशाल्लाह किसी को नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में उमर साहब ने जब अपनी तकरीर की, उसमें उन्हें जो है एक कमेटी का ऐलान किया है, दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। एक गरीब को देखना है हमें, क्या उसका गुजारा होता है। लिहाजा जो है, जो भी गवर्नमेंट के हद इख्तियार में होगा ज़रूर हम करेंगे, बट इट्स ऑलवेज दैट टाइम। अभी 5 साल हैं इस सरकार को, हम अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे 5 साल के बाद, लेट पीपल डिसाइड। हम कोशिश करेंगे जिस तबके भी की मुश्किलात हैं उनको हम हल करेंगे। और सब बहुत सारे MLAs यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि 1,60,000 में जो है गुजारा नहीं होता है। अगर ईमानदारी से काम करना है तो 3 लाख या 5 लाख सैलरी होनी चाहिए। आप भी पहली बार असेंबली आए हैं, आपको भी ये चीज़ महसूस हो रही है? अब क्योंकि 4-5 महीने हो गए, तो 1,60 में गुजारा होता है या नहीं होता है? सैलरी पार्ट अलग है, और जो है मैं ये कहूँगा अलाउंसेस, MLA को काफ़ी इलाके में भी जाना पड़ता है, MLA को लोग भी आते हैं। लिहाजा इसमें जो है आजकल महंगाई का ज़माना है। जो भी मेजॉरिटी ऑफ द ऑनरेबल MLAs की जो है रिक्वेस्ट होगी, उसको
जो है गवर्नमेंट को मंजूर करना चाहिए। बाकी जहाँ तक हमें जो है फोकस देना चाहिए लोगों के मसाइल को हल करने में। तो ईमानदारी का जो मापदंड है वो कैसे मापेंगे कि अगर सैलरी 5 लाख हो गई तो ईमानदारी से काम होगा? देखिए एक बात मैं कहूँगा, मैंने कहा ना आजकल जो है महंगाई का दौर है, इसमें हर एक के जो है मुश्किलात को देखना होगा। एमएलए भी एक इंसान है, बिल्कुल। उसके भी जो है काफ़ी अखराजात होते हैं, लिहाजा जो भी पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए वो करना चाहिए। नहीं, कुछ एमएलए ये कह रहे हैं ना कि ईमानदारी से अगर आप चाहते हो कि काम हो, कमीशन ना खाए एमएलए, करप्शन ना करे एमएलए, तो उनकी सैलरी जो है बढ़ा दो। लेकिन अगर 5 लाख हो जाएगी, इसका क्या गारंटी है कि वो 5 लाख लेने के बाद जो है कुछ कमीशन नहीं खाएगा, कोई करप्शन नहीं करेगा? मतलब आप ईमानदार हैं या और 10 ईमानदार होंगे, 20 होंगे, कुछ तो हैं जो जो करते हैं। देखो ये अपनी ज़मीर तक है। मैं ये कहूँगा ये कुर्सी जो है ये ऊपर वाले की अमानतदारी होती है। हर एक कुर्सी मिलती है आपको, उसके साथ आपको इंसाफ करना है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जो भी सरकार के हक पॉसिबल है, जो भी गवर्नमेंट को पॉसिबल है, वो करना चाहिए। सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी गुलमर्ग की अगर हम बात करें, बड़ी खूबसूरत वादियां हैं वहाँ पे, तो क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे, डिमांड्स रहेंगी जो वहाँ पे आप कमियां देखते हैं? क्योंकि बदलते दौर के साथ हालांकि गुलमर्ग बड़ा खूबसूरत एरिया है, फिर भी वहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगे कि ये जो कमियां हैं ये दूर हों। पहले ये तो है गुलमर्ग अगर हमें वाकई तौर उसको विंटर कैपिटल बनाना है तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, या स्कीइंग लिफ्ट्स है, केबल कार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि गुलमर्ग वाकई तौर एक विंटर कैपिटल है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही जो है मिशन है कि गुलमर्ग को हम विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया बनाएं। उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, हम ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे इलाके में जो है आज के ग्रांट्स में मैंने मिनिस्टर साहब को ये आदेश दी कि कुछ सपोर्ट्स फील्ड्स की ज़रूरत है, इसी तरह से कुछ राशन डिपोज की ज़रूरत है, एक जो है आईटी पार्क की ज़रूरत है, बस सर्विस की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ उस इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है। हमारी सिर्फ अपनी पॉपुलेशन नहीं है, हमारे इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 25 से 30 लाख तक लोग जो आते हैं, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। लिहाजा हमारी कोशिश है कि उस इलाके को जाज़िब नज़र बनाएं। इट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज। और सिर्फ आखिरी सवाल, क्योंकि आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया, अब थोड़ा सा पहला इंटरव्यू था तो आपकी जर्नी का भी हमने थोड़ा सा बीच में जिक्र कर लिया। बहुत सारे मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि अगर 2010 के बाद, क्योंकि आप खुद भी मुलाजिम रह चुके हैं, 2010 के बाद आपने देखा होगा अपने कुलीग्स को, उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई है। एमएलए को पेंशन बंद होनी चाहिए? अगेन आई लीव इट टू गवर्नमेंट, लेट द गवर्नमेंट टेक द डिसीजन। जो भी गवर्नमेंट के हैद अख्तियार में होगा लेट देम डिसाइड। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, आपका कीमती समय लिया। थैंक यू। शुक्रिया सर। तो फारूक शाह साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए गुलमर्ग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता हैं। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Pandey, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative
efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.